सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत से क्यों नहीं गए पाकिस्तान? क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी? सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान। इमेज स्रोत रॉयटर्स। 4 घंटे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान जब पिछले हफ्ते G20 समिट में शामिल होने भारत आने वाले थे तो पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म था। सोशल मीडिया पर वहां के पत्रकार और पूर्व डिप्लोमेट लिख रहे थे कि सऊदी क्राउन प्रिंस भारत जाने से पहले कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान भी आएंगे और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने 30 अगस्त को ट्वीट कर कहा था, मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 समिट में दिल्ली जाने से पहले इस्लामाबाद आएंगे और अहम बैठक करेंगे। यह बताता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे हैं। पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार कामरान खान ने भी कुछ इसी तरह के ट्वीट कर बताया था कि क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आएंगे और अहम निवेश की घोषणा करेंगे। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस न तो नई दिल्ली आते वक्त पाकिस्तान गए और न ही नई दिल्ली से जाते वक्त पाकिस्तान गए। सितंबर को मोहम्मद बिन सलमान नई दिल्ली से सीधे ओमान पहुंचे थे। जब क्राउन प्रिंस पाकिस्तान नहीं गए और भारत के साथ सऊदी अरब के कई अहम द्विपक्षीय समझौते हुए तो कामरान खान ने ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट लिखी, सलमान और मोदी। इमेज स्रोत ईपीए। भारत पाकिस्तान साथ काम क्यों नहीं करते? कामरान खान ने नई दिल्ली में पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस की मुलाकात का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया है। छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़े। छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। उन चमकते सितारों की कहानी जिन्हें दुनिया अभी और देखना और सुनना चाहती थी। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। समाप्त। कामरान ने लिखा, ये काम भारत और पाकिस्तान आपस में क्यों नहीं कर सकते हैं? दोनों मुल्कों को सब कुछ भुलाकर साथ आना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। वो लिखते हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और मुश्किल घड़ी में हमेशा साथ रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच डील भी बहुत दूर नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस ने नई दिल्ली में इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक की। दोनों देशों ने सऊदी अरब में $100 अरब के निवेश को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स पर सहमति जताई है। कामरान खान के इस ट्वीट के जवाब में अब्दुल बासित ने लिखा, भारत के साथ संबंधों में क्या अड़चन है, इसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे इस पर शक है कि दोनों देश कश्मीर विवाद को सुलझाए बिना आपसी भरोसा बहाल कर पाएंगे। बिना आपसी भरोसे के कोई भी संबंध टिकाऊ नहीं होता है। कामरान खान के ट्वीट का जवाब भारत के अंग्रेजी अखबार द हिंदू के पत्रकार कलोल भट्टाचार्जी ने भी दिया। कलोल ने अपने जवाब में कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तार्किक व्यवहार सबसे अहम है। सऊदी अरब दिखा रहा है कि वह एक विवेकशील और समझ वाला देश है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अभी तक 26/11 के मुद्दों को नहीं सुलझाया है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। कोई भी देश पाकिस्तान के साथ सहज महसूस नहीं कर सकता है, जब तक 26/11 का समाधान न हो जाए। कलोल ने लिखा है, कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना, मजहब और अतिवाद से जुड़ी संरचनात्मक समस्याओं से निपटाने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान पहले अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझा ले तभी वह मुख्यधारा में आ सकता है, जब पाकिस्तान ने बुश से की थी सिफारिश। इस चर्चा के बीच पाकिस्तान के रज़ा हसन का एक ट्वीट शेयर हो रहा है। रज़ा हसन इस ट्वीट में लिखते हैं, 17 साल पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत के दौरे पर आए थे, जहां दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग पर समझौता हुआ था। तब पाकिस्तान ने बुश को मुल्क में बुलाने को लेकर सारा जोर लगा दिया था।
उस वक्त काफी हंगामा हुआ था कि अमेरिका ने परमाणु समझौता भारत के साथ कर लिया, पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो उसका साथ दे रहा है उसके संग बस क्रिकेट खेला। रजा लिखते हैं, 17 साल बाद पाकिस्तान सऊदी क्राउन प्रिंस के मामले में फिर ऐसी कोशिश कर रहा है कि G20 से लौटते हुए वो इस्लामाबाद आए और निवेश का ऐलान करें। पाकिस्तान सऊदी अरब से खनन, तेल, गैस, कृषि और पोर्ट से जुड़े 25 अरब डॉलर का निवेश करवाना चाहता है। 6 महीने से इस बारे में प्रचार हो रहा है, वो भी प्रोजेक्ट को लेकर बिना किसी ठोस विचार विमर्श के। भारत का जिक्र करते हुए रजा हसन ने लिखा, भारत ने बिना किसी ऐलान के अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई के साथ रेल और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर समझौता कर लिया ताकि चीन को चुनौती दी जा सके। रजा लिखते हैं, सच तो ये है कि 17 साल पहले हकीकत से हमारा सामना हुआ था और हमने कोई सुधार नहीं किया। 2 दशक बाद हम आर्थिक चुनौतियों और असुरक्षा से जूझते हुए और अंधेरे में चले गए हैं। पर क्या ये पल पाकिस्तान की आंख खोलने का काम करेगा? वक्त ही बताएगा। इस ट्वीट को शेयर करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्तंभकार सदानंद धुमे लिखते हैं, नई हकीकत का सामना करते हुए क्या पाकिस्तान खुद की डिप्लोमेसी और विदेश नीति को बेहतर करने का कोई रास्ता खोज सकता है? अगर पाकिस्तान की किस्मत अच्छी हुई तो उसके नेता इस वक्त का इस्तेमाल आत्ममंथन के लिए करेंगे ताकि बदलाव लाया जा सके। यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश से सब लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं किया तो नीचे गिरना जारी रहेगा। पाकिस्तान की रक्षा विशेषज्ञ और सीनियर फेलो आयशा सिद्दीका लिखती हैं, पाकिस्तान सिर्फ तब बदल सकता है जब इसके सैन्य नेतृत्व को ये महसूस हो कि भारत के प्रति विचार खुले रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सऊदी ये समझा सकता है, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। देखते हैं ये बात कब तक चलती है। आयशा को सदानंद धुमे जवाब देते हैं, क्या पाकिस्तानी जनरलों ने इस बात को माना कि पुराना भारत केंद्रित मॉडल फेल हो चुका है? या वो अब भी यही सोचते हैं कि बिना सोचे कुछ भी कर सकते हैं? पाकिस्तान के पूर्व राजदूत क्या बोले? अमेरिका और श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने द न्यूज़ में एक लेख लिखा है। हुसैन हक्कानी लिखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के साथ खत्म हुए शीत युद्ध के बाद की दुनिया को समझने में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम रहा है। दुनिया के देश अब भी इस संघर्ष से जूझ रहे हैं, लेकिन जो कभी एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखते थे, अब उनमें भी सहयोग भी पनप रहा है। हक्कानी लिखते हैं, नई वैश्विक लहर में सवार होने का मौका पाकिस्तान के नेताओं ने कई बार गंवाया है। 1950 से 1980 तक अमेरिका का सहयोगी होने के नाते पाकिस्तान को फायदा पहुंचना चाहिए था, खासकर तब जब दो विश्व युद्धों और शीत युद्ध खत्म होने के बाद के दौर में विश्व व्यवस्था में अमेरिका का दबदबा था। इससे ठीक उलट पाकिस्तान ने 1947 से अपने डीएनए में मौजूद भारत के लिए नकारात्मकता और एंटी अमेरिका सोच को बढ़ाने वाले गलत फैसले किए। चीन का उदाहरण देते हुए हुसैन हक्कानी लिखते हैं, पाकिस्तान जिस चीन को अपना दोस्त बताता है, उसने सारे पुराने संघर्षों को भुलाते हुए आर्थिक विस्तार की रणनीति अपनाई। द न्यूज़ में लिखे लेख में हक्कानी कहते हैं, चीन ने पश्चिमी देशों से निवेश हासिल किया और उनका बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। हालांकि 1949 के बाद से चीन ने अमेरिका को वर्चस्ववादी और साम्राज्यवादी कहने में अपने 4 दशक बिताए, लेकिन 1990 के बाद से 2015 तक चीन चुप रहा। साल 2022 में दोनों देशों के बीच 690 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। हुसैन हक्कानी कहते हैं, चीन और भारत के बीच 1962 में जंग हुई थी। दोनों देशों ने कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया। सरहद पर तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार कम नहीं हुआ है। बीते साल भारत और चीन के बीच 136 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत
अमेरिका या चीन, सबकी एक साझा नीति है कि आर्थिक उन्नति हासिल करते रहो। आर्थिक मुद्दों को राजनीतिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से अलग रखना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ। वॉशिंगटन में रहने वाले स्तंभकार एस कैसर शरीफ ने द न्यूज़ में इसी से संबंधित एक लेख लिखा है। कैसर शरीफ ने लिखा, G20 के कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया कि चीन के वन बेल्ट वन रोड को भी चुनौती दी जा सके। खाड़ी देशों सऊदी अरब, इसराइल के साथ भारत और यूरोप के बीच प्रस्तावित एनर्जी और ट्रांसपोर्ट लिंक पहली नज़र में चीन के बनाए प्रोजेक्ट्स को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। शरीफ के मुताबिक चीन के बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम को अब तक मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली है। ऐसे में हाल ही में जिस एनर्जी और ट्रांसपोर्ट लिंक का ऐलान हुआ है, वो कैसी हकीकत का रूप लेगी ये समझने के लिए शायद कुछ साल इंतजार करना पड़े। वो कहते हैं, निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व में वैश्विक रिश्तों में फेरबदल करने में भारत सफल रहा है। अलोकतांत्रिक गतिविधियों से जुड़ी आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए मोदी ने खुद को और देश को विश्व पटल पर बेहतर स्थान पर पहुंचाया है। पाकिस्तानी पत्रकार रऊफ कलासरा भी इस बात से चिंतित है कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान को बदले भारत को तवज्जो दे रहे हैं। कलासरा ने एक वीडियो टिप्पणी में कहा, सऊदी अरब और यूएई अब इंडिया को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद समझते हैं। पाकिस्तानी इस बात से हैरान रहते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को पाकिस्तान आना था लेकिन नहीं आए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया सऊदी अरब से कैश पर तेल लेता न कि हमारी तरह बार बार उधार मांगने जाता है। कलासा कहते हैं, भारत सऊदी अरब को अरबों डॉलर का कारोबार दे रहा है। पाकिस्तान में जो भी नई सरकार आती है, सऊदी अरब पैसा मांगने जाती है। सऊदी अरब और यूएई इस बात को समझते हैं कि तेल एनर्जी के रूप में रिप्लेस हो रही है। सऊदी अरब को पता है कि तेल से बहुत दिनों तक उसकी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। ऐसे में सऊदी अरब भविष्य के लिए काम कर रहा है और इसमें भारत मददगार साबित हो रहा है। कलासा कहते हैं, यमन में सऊदी अरब के पक्ष में नवाज शरीफ ने अपने सैनिकों को भेजने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ इमरान खान ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के समानांतर एक दूसरा संगठन खड़ा करने की कोशिश की। ऐसे में सऊदी अरब में पाकिस्तान छवि नकारात्मक हुई है। 2019 के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान नहीं आए हैं। पाकिस्तान अब भी 70 और 80 के दशक में खड़ा है, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। सऊदी अरब और भारत, आंकड़े क्या कहते हैं? सऊदी अरब की कुल आबादी में 7% भारतीय नागरिक हैं। भारत सरकार के मुताबिक सऊदी अरब में लगभग 26 लाख भारतीय रहते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत का सऊदी अरब के लिए निर्यात साल 2018 में 5.6 अरब डॉलर से बढ़कर साल 2022 में 10.7 अरब डॉलर हो गया है। डिप्टी मंत्री ने बताया कि सऊदी अरब के भारत के लिए निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में यह 26 अरब डॉलर था जो 2022 में बढ़कर 42 अरब डॉलर हो गया है। हाल ही में सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फलीह ने कहा था कि सऊदी अरब भारत के गुजरात प्रांत में सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड का दफ्तर भी खोल सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने साल 2019 में भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान, आंकड़े क्या कहते हैं? गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या करीब 26 लाख है। इसमें करीब 13 लाख पाकिस्तान सऊदी अरब में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 4 सितंबर को पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने कहा था कि अगले 5 साल में सऊदी अरब पाकिस्तान में $25 बिलियन का निवेश करेगा।
आर्थिक चुनौतियों और कर्ज का सामना कर रहे पाकिस्तान की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने जुलाई महीने में $3 बिलियन के लोन को मंजूरी दी थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज ने जनवरी 2023 में बीबीसी से सऊदी पाकिस्तान रिश्तों पर बात की थी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने कहा था, पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बोझ भी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मुश्किल से $2 अरब का है, जबकि सऊदी भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अभी सऊदी और भारत का व्यापार $44 अरब का है। भारत के लिए सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। सऊदी की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत बहुत ही अहम देश है, जबकि पाकिस्तान इस मामले में शून्य है। सऊदी अरब इसी वजह से अब कश्मीर को लेकर भारत के प्रति बहुत सॉफ्ट रहता है। पाकिस्तान की उलझन इस मामले में साफ दिखती है। द ट्रिब्यून में लिखे लेख में पत्रकार अदीला नौरीन लिखती है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते इस्लामिक मान्यताओं की बुनियाद पर हैं। दोनों देशों के बीच पहला समझौता 1951 में हुआ था। तब से दोनों देशों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और इनको जोड़ने में मक्का और मदीना की भी अहम भूमिका है। वो लिखती है, दोनों देशों ने साथ में कई चुनौतियों को झेला है और भाइयों की तरह उसका मजबूती के साथ सामना किया है।